एक जमाना ऐसा था जिसमें बोलते थे बच्चों को हम मोबाइल नहीं पकड़ना, मोबाइल यूज नहीं करना बोलते थे ना। जी जी जी। अब जमाना ऐसा पलटक खा गया कि भाई मोबाइल में ही सारा स्कूल आ गया। बहुत ही मुबारकबादी निताज अली आपके लिए और यू चैनल के लिए भी और इसके स्पॉन्सर्स के लिए, और ऐसा बेहतरीन और जरूरतमंद एक टॉपिक को आप लेके आए। बहुत ही सिंपल टॉपिक लगता है, लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम एजुकेशन के बारे में अगर हम सोचने स्टार्ट करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। उन चैलेंजेस को हम कैसे पार कर सकते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, ये आज एक बहुत ही बड़ा सवाल बनकर रह गया है। इल्म की अहमियत इंसान को खाने और पीने से ज्यादा है। ये मेरी बात नहीं मेरे भाई, ये बात इमाम शाफई रहमहुल्लाह की है। और एक आपने वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज के टॉपिक से बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन आपने किया। आज तक शायद ये सवालात हम लोग करते नहीं थे, ये पेंडेमिक ने हमको सिखाया। एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्या अहमियत है। एजुकेशन से दूर रहा, होमवर्क से दूर रहा, लर्निंग और एडुकेटिंग और सीकिंग नॉलेज से दूर रहा, तो एलकेजी नहीं पढ़ा, यूकेजी नहीं पढ़ा, फर्स्ट स्टैंडर्ड को कैसे पढ़ेगा। एग्जैक्टली जिस एज या में बच्चे यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड, हैंडराइटिंग को परफेक्ट करना सीखते हैं, उस एज में बच्चे ABCD नहीं जानते, ऐसा हालत है। गुड गुड। फिजिकल फिटनेस हो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज से उनको हेल्प करता था स्कूल, जबकि बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई करते थे। और अभी एजुकेशन चल रहा है घर में ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से, तो इस गैप को हम कैसे री एस्टैब्लिश कर सकते हैं इसे। तो अल्लाह ने जो तुमको सारे दुनिया के सारे जो है सेक्टर में तुम खुद डिसीजन लेकर अच्छे से अच्छा कर दिए हो, लेकिन बच्चों की जब बारी आती है तो बोलते हैं कि भाई हम अनएजुकेटेड है, हम पढ़े नहीं, हम पढ़ा नहीं सकते, हम बच्चों को संभाल नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे पेरेंट्स को भी जानता हूं जिन्होंने बोला कि बेटा नहीं, फेल हो जाएगा चलेगा, 100 में 50 मार्क मिलेगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन देख के नहीं एग्जाम देने का। टीचर की अहमियत नमक जैसी है कि तुम कितने भी इंग्रेडिएंट्स, कितने भी अच्छे अच्छे उसके अंदर जो है चीजें डालो, किसी पकवान के अंदर, किसी फूड के अंदर, लेकिन नमक नहीं डालेंगे तो नथिंग इट इज। हमारे हिंदुस्तान में मजबूर कर दिया कि अब तो कम से कम तुम टीचर्स की इज्जत करो, एहतराम करो, उसकी जो है इंपॉर्टेंस उनको दो। तो अब जो जिसके बारे में डिस्कशन करना बाकी रह गया है वो है ऑफ कोर्स द स्टूडेंट्स। और शेख, ये सभी लोग जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे अहम फैक्टर जो बच्चों के अंदर होना चाहिए वो है अच्छी सेहत, अ गुड हेल्थ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेडिक्शंस ये बता रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निअमतान मग़बूबून फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम लोग जिसको केयरलेस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए जनाब, दीजिए जवाब, में आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों, हर बार की तरह आज के इस एपिसोड में भी हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एपिसोड रहेगा आज का। दोस्तों, हर बार हमने आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आने की कोशिश किए हैं जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है, या सीज़न वाइज कुछ ना कुछ टॉपिक हम आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक इस्लामिक टॉपिक रहता है, और जिस एक ऐसे टॉपिक को लाने की कोशिश करते हैं जिससे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रिलेटेड रहते हैं, और उस मिसकंसेप्शन को दूर करने की हमारी ये एक छोटी सी कोशिश है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सभी लोग इस एपिसोड से फ़ायदा उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एपिसोड को शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और अभी सवाल ये उठता है कि हमारे आज के इस एपिसोड में टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक इन्फॉर्मेटिव, एक एजुकेटिव टॉपिक रहेगा। टॉपिक है एजुकेशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक लगता है, लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम एजुकेशन के बारे में अगर हम सोचने स्टार्ट करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। उन चैलेंजेस को हम कैसे पार कर सकते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, ये आज एक बहुत ही बड़ा सवाल बनकर रह गया है। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, लेकिन क्या ये सच है? आइए हम आज के इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान, जो कि एक मदनी स्कॉलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ही इज़ ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट, अ फैमिली काउंसलर एंड ऑल्सो एन एक्सेलेंट टीचर। दोस्तों, बहुत ही खुशी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे आज के गेस्ट हैं फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल लतीफ़ मदनी हाफ़िज़हुल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ शेख अब्दुल लतीफ़ जुड़े हैं और आज जो टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ एजुकेशन, एकेडमिक वर्सेस पैंडमिक। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक के लिए बेशक एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं। आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। शेख अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मुबारकबादी निताज अली आपके लिए और यू चैनल के लिए भी और इसके स्पॉन्सर्स के लिए, और ऐसा बेहतरीन और जरूरतमंद एक टॉपिक को आप लेके आए जी इस दौर में, जिसके जरिए से जरूर हर सुनने वाले को और हमारे कम्युनिटी को फायदा होगा। जी सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे डिसिग्नेशन हमारे आज के गेस्ट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन एक मेन डिसिग्नेशन जो है शायद ऑलरेडी लोग जानते होंगे, लेकिन शायद शेख भी इसे भूले होंगे। दैट इज़ आप जानते होंगे शेख कि हमारा जो शो है कहिए जनाब दीजिए जवाब, ये शो के शुरुआत में जो गेस्ट थे यानी कि इनॉग्रेटर गेस्ट जो थे दैट वाज नन अदर देन शेख अब्दुल लतीफ़ मदनी। और अल्हम्दुलिल्लाह कहिए जनाब दीजिए जवाब का सीज़न 2 भी हम शुरू किए हैं और इस सीज़न में शेख अब्दुल लतीफ़ हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शेख एक टॉपिक हमने ऑलरेडी चूज़ किया है, आपसे डिस्कस भी किया हूँ मैं, दैट इज़ अबाउट द एजुकेशन के बारे में जो हम 2 साल पहले जो बातें किया करते थे दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल। आज लेकिन जिस एंगल में हम बात कर रहे हैं वो एक अलग ही एक एंगल इसने अपना लिया है एजुकेशन ने, जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी चैलेंजेस होते हैं। तो ये आपके लिए भी एक चैलेंज होगा, पेरेंट्स के लिए भी चैलेंज होगा, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा जिहाद है ये, मैं समझता हूँ। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं जिसका लोगों को लग रहा है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आज इस एपिसोड का जो मकसद है शेख, एक इस्लामिक एंगल से हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम इसको हल कर सकते हैं आसानी से और कैसे हमें इसका सामना करना चाहिए being a dutiful Muslim inshallah. This is the main thing that we need to follow and we need to think. शेख बिना वक्त को बर्बाद किए मुझे लगता है कि हमें शो को आगे बढ़ाना चाहिए इंशाल्लाह। हमारे नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा इंशाल्लाह ये एपिसोड, बेशक क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं एक एक्सपर्ट एंड एजुकेशनिस्ट जो कि ऐसे टॉपिक को बेशक हमें एक ऐसे एजुकेशनिस्ट का ही से ही हमें कुछ ना कुछ इल्म हासिल करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख मैं आपका NM प्रोडक्शंस और यू चैनल की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड शेख एक स्टार्टिंग इस शो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये सोच रहा था कि वी ऑल बीइंग अ मुस्लिम वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गेनिंग नॉलेज इन इस्लाम और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम, जो कि हम उर्दू में उसे इल्म की अहमियत के नाम से जानते हैं। बहुत सारे तकरीर में, बहुत सारे बयान में हम हमेशा सुने हैं ये और हमें मालूम भी है, लेकिन जब से ये जो कोरोना वायरस का जो अटैक हुआ है दुनिया में, आई फेल्ट दैट पीपल आर गोइंग फार फ्रॉम इल्म की अहमियत जो था हम उसे भूल रहे हैं। वी आर फीलिंग एज इफ उसकी कोई अहमियत नहीं है अभी, ऐसा पाया जा रहा है लोगों में, चाहे वो स्टूडेंट के लाइफ में हो, पेरेंट्स के लाइफ में हो, इवन समटाइम्स टीचर्स आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू दिस। तो शो को आगे बढ़ाने से पहले डिटेल में इस पैंडमिक के चैलेंज को जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शक हजरात को ये समझाएं कि इस्लाम के मुताबिक तालीम की क्या अहमियत है और माशरे की तरक्की में तालीमी इदारों का क्या रोल होता है शेख। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए निताज भाई, एजुकेशन या इल्म की अहमियत एक इंसान की जिंदगी में या एक मुसलमान की जिंदगी में, एक मोमिन की जिंदगी में उतना ही है जितना कि ईमान की हैसियत है या जितना कि ईमान और अकीदे की अहमियत है, क्योंकि ईमान और अकीदा बेस्ड ऑन नॉलेज है, सही बात, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, बेस्ड ऑन लर्निंग है। हाँ ठीक है, सब हमने मान लिया कि हमारा वजूद हमारे ईमान की बुनियादी इल्म पर है, तो फिर इल्म की अहमियत के लिए इससे बढ़ के कोई और दलील नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, आए बंदे, आए इंसान, जान ले, यानी इस बात का नॉलेज ले ले
अपने आप को एडुकेट कर इस बात का कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। सो ईमान उसी वक्त इंसान का मुकम्मल होगा या बेहतर होगा जब उसके पास नॉलेज आएगा। ठीक है। और एक बात, इल्म की अहमियत इंसान को खाने और पीने से ज्यादा है। ये मेरी बात नहीं मेरे भाई, ये बात इमाम शाफई रहमहुल्लाह की है। सुभान अल्लाह जी। जो कि अपने वक्त के आलिम, फकी, मुहद्दिस, साइंटिस्ट जैसे थे। वो बिल्कुल बिल्कुल। वो फरमाते हैं कि एक इंसान को खाने और पीने की जरूरत एक दिन में 2, 3 या 4 मरतबा पड़ सकती है, लेकिन इंसान को इल्म की अहमियत उतनी है जितनी मरतबा वो सांस लेता है। समंदर है। यानी कि जिंदगी के किसी भी कॉर्नर में, जिंदगी के किसी सेक्टर में, चाहे वो घर की जिंदगी हो, समाज की जिंदगी हो, तिजारत हो, या खानगी जिंदगी हो, बाहर की जिंदगी हो, बच्चों के साथ हो, बड़ों के साथ हो, विदाउट नॉलेज उसकी वो जैसे कि मैयत है, वो एक डेथ बॉडी है। सो हमें समझना है यहां पर कि इल्म इज कोर, बेसिक, एसेंशियल, एक नीड है ह्यूमैनिटी के लिए, एक मुसलमान के लिए। और एक आपने वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज के टॉपिक से बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन आपने किया कि भाई आज तक शायद ये सवालात हम लोग करते नहीं थे, ये पेंडेमिक ने हमको सिखाया। पेंडेमिक ने बहुत सिखाया निताज जी जी जी। गैर मामूली चीजों को सिखा दिया। उसमें से ये सवाल आप माशाल्लाह कर रहे हैं और जिसको हमें आंसर देना पड़ रहा है, और हर आदमी इसको सोच रहा होगा अपने अपने जुमरे में, अपने अपने सर्कल में, कि एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्या अहमियत है, तालीमी इदारों की अहमियत क्या है। बिल्कुल। इसको कभी भी हम लोगों ने उस तरीके से नहीं समझा। बयानों में, तकरीरों में इल्म की अहमियत को समझा, उसकी फजीलत को समझा, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस जो इक्विप्ड होते हैं, जो बिल्ड होते हैं, या उसके साथ साथ और सुनो मुअल्लिम की, टीचर की क्या अहमियत है, बिल्कुल, जो अभी तक नहीं सोचा था हमने, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया था। जी जी। ये पेंडेमिक ने हमें सिखाया कि भाई टीचर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की क्या अहमियत है, ये सिखाया। जी हाँ। प्यारे भाई देखिए, किसी भी कौम की तरक्की या तनज़्ज़ुली, इसका उरूज और जवाल, उसका जो है फ्यूचर ब्राइट होगा, उसका प्रेजेंट क्या है, इसलिए उसके इंस्टीट्यूशंस को देखना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस, हर इंस्टीट्यूशन, सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो गवर्नमेंटल हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, इवन एजुकेशन। अगर हम लोग एजुकेशन के में, अगर कोई कौम, कोई कम्युनिटी, कोई कंट्री, उसके एजुकेशनल इदारे और उसके एजुकेशनल जो सेक्टर वो अगर मजबूत हैं, इंस्टीट्यूशंस अगर मजबूत हैं, तो समझो कि वो कौम मजबूत है, बेशक उसका ब्राइट फ्यूचर है, उसका फ्यूचर ब्राइट है। आती है जी। प्रोडक्टिविटी, पोटेंशियलिटी, और एक नमूने के क्या बोलते हैं कि उसका यानी कि उसका हाल उसके मुस्तकबिल को बता देता है इंशाअल्लाह जी। और तालीमी इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये किसी कौम के लिए किले की हैसियत रखते हैं, फोर्ट्रेस की हैसियत रखते हैं। जी। तो किले वो होते हैं जहां पर कोई कौम जाकर सहारा लेती है, जहां पर जाकर सीखती है, खास करके परेशानियों के मौके पर अपने आप को बनाती है, अपने दुश्मन से बचने के लिए, उसके हमलों से बचने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करती है जी। वो है इंस्टीट्यूशनल हमारे क्या बोलते हैं कि इदारे, जिसके ऊपर हमें अवेयरनेस आ गया कि भाई ये इंस्टीट्यूशनल बनाना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस की अहमियत है, इन लोगों की कदर करना चाहिए जी। इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इनके ऊपर क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन इसको चलाना बहुत मुश्किल है। अगर इंस्टीट्यूशंस अगर चलाना आसान होता ना, हर पैसे वाला स्कूल खोलता या कोई इंस्टीट्यूशन खोलता,
बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। ये आसान नहीं है मेरे भाई कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाना, गोया के कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी का त्याग लगा दिया, कुर्बानी लगा दिया। ये अल्लाह ताला जिन लोगों को सेलेक्ट कर लेता है वही इंस्टीट्यूशंस के लिए अपनी जिंदगी दे देते हैं। बिल्कुल। जो लोग समझते हैं घरों में बैठकर कि भाई ये लोग कमा रहे हैं, पैसे कर रहे हैं, ये लोग एजुकेशन को नहीं जानते, एजुकेशन प्रोसेस को नहीं जानते, उसमें होने वाली मेहनत को नहीं जानते। बिल्कुल। तो वेरी गुड क्वेश्चन कि भाई एजुकेशनल जो हमारे सेक्टर्स होते हैं और इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये किसी कौम की जान होते हैं इंशाल्लाह। जी शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैरा शेख। एक बहुत ही ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमें मिला है, या फिर ब्रशअप हो गया है हमारा जो भी इल्म था अबाउट एजुकेशन, अबाउट नॉलेज, अबाउट गेनिंग नॉलेज। कंक्लूजन आज के पहले सवाल से हम ये निकाल सकते हैं कि इल्म की अहमियत है ही, इट वाज ऑलवेज देयर, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि जो इल्म जहाँ से हम हासिल करते हैं, दैट इज़ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इदारे, इसकी भी एक अहमियत है, इसका भी एक इम्पोर्टेंस होता है, उसको भी हमें समझना चाहिए। और आगे हम थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे। ये एक तरफ का एक कंक्लूजन है शेख। अभी असल टॉपिक पर हम उतरते हैं, दैट इज़ द कोरोना वायरस, कोविड-19 पैंडमिक। अब जब से ये शुरू हुआ है, गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत से डिसीजंस उठाए हैं, और उनमें से एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था लॉकडाउन। लॉकडाउन में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए, जो कि ये था कि एवरीथिंग शुड बी क्लोज्ड, सब लोग अपने अपने घर में रहेंगे, ऑल द बिजनेस एंड ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लोज्ड। उसमें से एक बहुत ही बड़ा चीज़ जो अननोइंगली अफेक्ट करता जा रहा है, दैट इज़ द क्लोजिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बच्चे घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल के जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो घर में ही हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एक डिसीजन समझिए टू फाइट विद द कोविड, ऐसा है। अब आपके प्रीवियस आंसर के हिसाब से वी केम टू नो दैट इल्म की अहमियत बहुत ज़्यादा है, वी नीड टू कीप गेनिंग नॉलेज, वी नीड टू सपोर्ट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो ऐसे हालत में हुकूमत का या गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन के हालत में, लॉकडाउन के हालत में, हम मुसलमानों का ऐसे रूल्स पर क्या रिएक्शन होना चाहिए शेख? आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू पेंडेमिक है और सेम टाइम पे इट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन। ओके, दोनों को सामने रखते हुए अगर मैं बात करूं तो मुझे एक हदीस याद आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, इल्म हासिल होता है उस वक्त जब इल्म हासिल करने के लिए आप एफर्ट देते हैं, मेहनत करते हैं, डेडिकेशन करते हैं। आसानी से इल्म हासिल नहीं होता। ओके, वल फिक्ह बित्तफक्कुह, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, डेप्थ ऑफ इल्म भी उसके लिए बहुत एफर्ट देना पड़ता है। सो पैंडेमिक आने दो, सैलाब आने दो, जलजले आने दो, नाउजुबिल्लाह कितनी भी मुश्किलात हालात आने दो, एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इंशाअल्लाह। जी, ये बात वापस आएगी, लेकिन अभी मैं बता देता हूं बिगिनिंग में कि देखिए हमें यह समझना है कि स्कूल बंद हुए हैं फिजिकली, बच्चे फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं, एजुकेशन का प्रोसेस बस से आकर पढ़ के जाने का वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन स्कूल बंद होने का मतलब ये नहीं है कि लर्निंग प्रोसेस बंद हुआ है। एग्जैक्टली, लर्निंग प्रोसेस अपनी जगह है, ये कभी नहीं बंद होगा, ये उसी वक्त बंद होगा जब मेरी सांस बंद होगी। अनफॉर्चुनेटली, अननोइंगली मैं ये देख रहा हूं अपने माशरे में कि शायद हमारे पेरेंट्स ने ये समझा, या दूसरे अल्फाज में समझो कि हमारे माशरे ने या गवर्नमेंट ने ये समझा कि स्कूल बंद हुए हैं तो लर्निंग प्रोसेस भी बंद हुआ होगा। हाँ, भले से अल्फाज में नहीं बोले, अल्फाज में इस तरीके से नहीं बोले हैं, लेकिन अमल से और प्रैक्टिस से ऐसा लगता है कि दे आर नॉट दैट मच सीरियस टवर्ड्स एजुकेशन, एजुकेटिंग एंड लर्निंग। डेफिनेटली स्पोक, यस यस, लाउडर देन क्या बोलते हैं कि वर्ड्स। जी हाँ, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। सही बात, वर्ड्स। सो मैं आता हूं, अभी हुकूमत ने जो भी इंस्ट्रक्शंस लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जनता की, कौम की और कंट्री की सेफ्टी के लिए लॉकडाउन लगाया है। ये भी एजुकेशन का हिस्सा है कि अगर हम एजुकेटेड हैं उसको फॉलो करें। ओके,
जी उसके खिलाफ ना जाए, चाहे वो खास करके वैक्सीनेशन के सिलसिले में जो अफवाहें आजकल फैल रही हैं, इसको भी जो है इग्नोर करें। हम साइंस के जमाने में जी रहे हैं और हर चीज हमने साइंस के ले लिया है, लेकिन वैक्सीनेशन को नहीं लेना बोलेंगे तो एक बेवकूफी है। जी ठीक है, तो वी हमको ये समझना है, हुकूमत अपना काम करती है और हुकूमत को काम करने के बहुत सारे काम होते हैं। ओके, मैं अपनी डेली रूटीन के लिए हुकूमत के एक्शंस और उसके जो है क्या बोलते हैं कि सपोर्ट का मैं इंतजार नहीं करता। मैं बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरी जिंदगी चलती रहती है, गवर्नमेंट अपना काम करता रहता है, आपस में कोलैबोरेशन होता है कुछ चीजों के अंदर। लेकिन हुकूमत अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन हमें हमें यहाँ पे ये सोचना है कि भाई एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए स्कूल के मैनेज करने वाले, इस हैसियत से मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, ये हमको समझना है, क्योंकि हुकूमत बहुत सारी चीजों के लिए कंफ्यूज है, आज भी अभी भी कंफ्यूज है। क्योंकि देखिए, मिसाल के तौर पर एक इंसान कंफ्यूज है कि भाई ये पेंडेमिक में कैसे जीना है, घर को कैसे चलाना है। आम सवाल है ये सब आजकल। मेरे हेल्थ को कैसे संभालना है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। एक इंसान जब अपने आप को नहीं संभाल सकता तो गवर्नमेंट को संभालने के लिए भी वक्त लगेगा। तो हम जो भी हम जो है खो रहे हैं या जो लॉस हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि उंगली दूसरों को दिखाने से पहले अपने आप को हम दिखाना है कि हमने इसको और कमाने के लिए, काबू में लाने के लिए क्या कोशिश किया है। ओके, गवर्नमेंट के डिसीजंस बहुत फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। ओके, और गवर्नमेंट किसी तरह का, खास करके प्राइवेट स्कूल्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे हमारे टीचर्स हों, जो कि लाखों और करोड़ों में प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके टीचर्स हैं, और जाहिर सी बात है कि वो लोग या तो टीचिंग कर रहे हैं, उनको स्कूल में फीस अगर नहीं है तो उनको सैलरी कैसे देंगे। बिल्कुल जी। और स्कूल के मैनेजमेंट ने अगर टीम को अगर कंप्रेस किया है, कम किया है, मिनिमाइज किया है, अगर 50 टीचर को 25 टीचर से अगर काम ले रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल है क्लासेस, क्या बोलते हैं कि कंटेंट भी उतना नहीं है, टाइम टेबल भी अलग है, सब चीज जो है शॉर्टन हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि 50 टीचर को लाने का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन 50 टीचर से घर तो चलना है। देखिए, हुकूमत भी यहां पर जिम्मेदार है, लेकिन मैं हुकूमत पे बात करने के लिए मैं आपके पास नहीं आया हूं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी और इसकी सोच और फिक्र पेरेंट्स को होना है इंशाअल्लाह जी। अच्छे दिन थे तो हमने स्कूल के पेरेंट्स का, स्कूल के टीचर्स का याद किया। खराब दिन में स्कूल के पेरेंट्स को याद कैसे नहीं करेंगे, ज्यादा याद करना है, ज्यादा याद करना। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख। उम्मीद है कि नाजरीन को, हमारे दर्शक हजरात को ये आंसर पसंद आया होगा और आप कन्विंस हुए होंगे डेफिनेटली। शुक्रिया शेख। शेख, शो को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस वीक हमारे शो में एडवोकेट फैज साहब जुड़े थे एंड वी वर हैविंग द सेम डिस्कशन अबाउट द कोविड-19 एंड डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। ऐसे ही बात करते करते वी केम टू नो दैट कहीं ना कहीं पीपल आर स्कैर्ड and people are too much into depression due to one particular aspect, that is financial loss. इसके वजह से बहुत सारे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या ग्रुप में बोलो, फैमिली में बोलो, सोसाइटी में बोलो, प्रॉब्लम आ रहे हैं। पीपल आर टॉकिंग अबाउट फिनेंशियल लॉस। लेकिन शेख, क्या ऐसा नहीं है कि स्कूल को ये फिनेंशियल लॉस महसूस नहीं हो रहा है? क्योंकि अक्सर लोग इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि लोगों के अंदर एक मेंटालिटी है कि स्कूल है ना, उनको क्या फिनेंशियल लॉस बोल के, ऐसा एक मेंटालिटी है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, सिंस यू आर एन एजुकेटर एंड अ पर्सन हु इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टूवर्ड्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पैंडमिक के वजह से होने वाले फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को स्कूल कैसे टैकल कर रहे हैं शेख? क्या आप हमारे नाजरीन को थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में? देखिए, बहुत ही अहम सवाल है। फाइनेंशियल जो क्राइसिस जो पेंडेमिक के इस ड्यूरेशन में स्कूल्स को जितना हुआ है,
शायद किसी और सेक्टर को नहीं हुआ है, या अगर टॉप 10 में अगर किसी सेक्टर को आप मानेंगे तो उसमें नंबर 2 या नंबर 3 पर जो है स्कूल्स ही आएंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो है, जो पेंडेमिक में जो मार पड़ा है, जो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, इट इज रियली में एक डिजास्टर और बहुत बड़ी एक अपने आप में एक हर स्कूल की एक आप बीती है जी। देखिए बहुत सारे स्कूल्स या तो बिगनर्स थे, या तो बहुत सारे स्कूल अंडर लोन थे, बिल्कुल, या तो बहुत सारे स्कूल्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो लोग उधर इधर से पैसा खड़ा कर रहे थे। बहुत सारे स्कूल्स आपस में डिस्प्यूट थे उनके जो है स्टैब्लिशर या उनके जो है मैनेजमेंट के अंदर। यार वो लोग किस तरीके से इस जो है महामारी में बगैर पैसे के किस तरीके से अपने आप को बाकी रखेंगे। छोटी मिसाल देता हूं मैं, बहुत डीप में इसको बात कर सकते हैं। इसी सवाल के लिए आधा घंटा लग जाएगा, मैं आधा घंटा नहीं लूंगा। स्कूल के बसेस होते हैं, स्कूल के बसेस होते हैं, हर स्कूल में बस होते हैं, जिससे हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं। कौन आते हैं? बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स जी। क्योंकि बगैर बच्चों के आजकल बगैर स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं चल सकते, बगैर बसेस के आजकल बसेस नहीं, स्कूल नहीं चल सकते। बिल्कुल, हमें कॉमन सेंस होना चाहिए। मैं हर पेरेंट को बोल रहा हूं, एक माशरे में अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूं कि भाई बसेस अगर 1 साल खड़े रहेंगे तो इसको बाद में क्या बोलते हैं कि चलाने के लायक ये बाद में नहीं रहेंगे। इसको आपको सर्विस में रखना पड़ेगा, इसको आपको क्या बोलते हैं उसके इंजन को, उसके सर्विस को, इसके लिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा। इसके लिए ड्राइवर चाहिए, इसके लिए आपको गैरेज चाहिए, इसके लिए इसका भी एक सर्विस है। बसेस की मैं खाली बात कर रहा हूं, ये एक अंडरस्टूड फैक्ट है जी। एक छोटी मिसाल दे रहा हूं कि भाई स्कूल की मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, लोन की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक स्कूल को आगे बात कर रहा हूं, एक रिसोर्स की बात कर रहा हूं कि पेंडेमिक में सिर्फ बसेस का जो मेंटेनेंस है वो लाखों में आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, वरना वो 2 साल के बाद वो चलाने के लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल, इसको कौन सोचता है? और एक चीज कौम के लोगों को सोचना जरूरी है कि स्कूल में बगैर पैसे के स्कूल वाले ना एजुकेशन दे सकते हैं, ना फ्यूचर में अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। और ये उस वक्त तक वो लोग नहीं सोचेंगे जब तक वो ये सोचें कि स्कूल हमारी जरूरत है। जैसे घर मेरी जरूरत है, मस्जिद मेरी जरूरत है, कार मेरी जरूरत है, वॉच मेरी जरूरत है, स्कूल भी मेरी जरूरत है जी। ये स्कूल मेरे लिए बनाया गया है, मेरे फ्यूचर के लिए बनाया गया है, मेरी कौम के लिए बनाया गया है। ये फीलिंग हमारी कौम के लोगों में आना चाहिए, तब जाकर ये लोग क्या करेंगे, अपने जेब से पैसा निकाल के पैसा देंगे इंशाल्लाह जी। तो ये फीलिंग जो है इंस्टीट्यूशंस को लेकर, ये इंस्टीट्यूशन क्यों बने हैं? ये माशरे के लिए बने हैं, हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए बने हैं, अपकमिंग डेज को ब्राइट करने के लिए बने हैं, एक उज्जवल जो है फ्यूचर के लिए बने हैं। ओके, तो ये जो है अगर कौम के लोगों में रहेगी तो भाई इतने बड़े सेक्टर को या इंस्टीट्यूशन को कैसे हाथ से जाने देंगे? तो इसका मतलब ये कि ये लोग उतने जो है डीप में नहीं सोच रहे हैं, इतने प्रैक्टिकल नहीं है इंस्टीट्यूशंस के लाइफ को लेकर, उसके जो है फ्यूचर को लेकर। ठीक है, अब बात मैं डायरेक्ट करता हूं स्कूल में जो सबसे बड़ा जो रिसोर्स होता है, इनकम जो रिसोर्स होता है पैसे का, वो है फीस। जी हाँ। ओके, मैं उसके दो देखो, फीस पेंडेमिक में लेना एक सिक्के के 2 रुख हैं, एक कॉइन के 2 रुख हैं। ओके, एक तरफ पेंडेमिक की वजह से हर पेरेंट, हर घर वाला, हर कमाने वाला परेशान है, इसका ख्याल स्कूल वालों को करना है। ओके, ऐसा नहीं कि आप जो फीस सेम कॉमन डेज में ले रहे थे, आप जो पेंडेमिक में भी वही प्रेशर डालेंगे। हम लोग, मैं इसको फेवर नहीं करता। जी जी जी। ओके, यू हैव टू थिंक अबाउट द पीपल फ्रॉम, कि वो लोग कहां से पैसा लाएंगे, सेम फीस कैसे दे पाएंगे। ओके, ये डिपेंड है कि आप किस तरीके से आपके एक्सपेंडिचर और अपने खर्चों को आप लोग किस तरीके से मिनिमाइज करेंगे, कि कैसे कम करेंगे, और किस तरीके से फीस कम करके पेरेंट्स के लिए आसानी पैदा करेंगे ताकि हर पेरेंट दे सके।
जी जी जी। एक चीज, ये मैं पेरेंट की तरफ से पहली बात करता हूं। दूसरी बात, आइए स्कूल्स अगर फीस अगर नहीं ले रहे हैं और या उनको नहीं दे रहे हैं पेरेंट, स्कूल्स कैसे चलेंगे? देखो, हर स्कूल में, हर माशरे में 3 टाइप के लोग रहते हैं। एक रिच पीपल रहते हैं, जी इनको माशाअल्लाह 10 साल भी अगर वायरस रहे, कोरोना वायरस, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके। माशाअल्लाह अल्लाह ने उनको इतना दिया है, हमारी दुआ है कि वो बाकी रहे। आमीन। मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। ओके, उनके फ्रिज भरे रहते हैं, उनका बैंक बैलेंस भरा रहता है, उनके गाड़ी में पेट्रोल हमेशा रहता है, नो प्रॉब्लम। माशाल्लाह जी। दूसरा जो है, एक मिडिल ऑर्डर के रहते हैं, जो एक इकोनॉमिक के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं, वो लोग हैं। तीसरा जो है, बहुत गरीब रहते हैं, जो कि गुर्बत के सतह पर रहते हैं, पॉवर्टी लाइन में। मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करता हूं, पोवर्टी लाइन में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी की बात करता हूं, दोज आर रिच। ओके। इन लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि भले स्कूल वालों ने फीस कम किया है, लेकिन मैं पूरा फीस दूंगा। स्कूल वालों ने फीस कम किया है जी। 25,000 था, 15 ले रहे हैं। 40,000 था, 15 ले रहे हैं या 20 ले रहे हैं। नहीं, मेरे पास पैसा है, जब तक मेरे पास पैसा है, मैं सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूं, मैं स्कूल को भी दूंगा, भले से उन्होंने कम किया है। ओके। ऐसे कितने पेरेंट्स हैं? जी। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। ऐसे कितने रिच कितना पेरेंट्स किया? जी। हाँ, इट इज अप टू यू, जो मेरी बात सुन रहे हैं वो फैसला करें। जी। दूसरा, जो मिडिल ऑर्डर के हैं या जो है इकोनॉमिक लाइफ अपनी गुजार रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि फर्स्ट एजुकेशन को प्रायोरिटी दें। अपना खाना पीने का कमी करें, अपने पहनने कपड़े में जो है कमी कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन के लिए कम कर सकते हैं। एक कोशिश ये कर सकते हैं कि भाई अपना बेस्ट स्कूल को दे, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर बनाने वाले। एग्जैक्टली। एक्स्ट्रावेगेंजा को थोड़ा सा रिड्यूस करना है। हाँ, जो किनात करना, बस करना, हाँ थोड़ा भाई हम ऐसे इस तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं जी। इनसे भी ये मेरी अपील है कि ये लोग भी स्कूल की फीस को दे, यहां तक के अपने जाती चीजों को कम करके सोशल और कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस को जिंदा रखें, क्योंकि वो जिंदा है तो कौन जिंदा है। मैं थर्ड टाइप के जो लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन में हैं, गुर्बत की सतह में हैं जी, वो लोग ऐसा नहीं कि फोन नहीं उठाना, बच्चे को नहीं मिलाना और बच्चे को से बात नहीं कराना, बोलना कि पैसे नहीं है, हम कहां से पैसा लाएंगे, क्यों, एक झगड़े से काम नहीं चलेगा। वन साइडेड थिंकिंग से काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली जी। दे शुड कम टू द स्कूल एंड स्पीक विद द पीपल ऑफ स्कूल, और एक अमीकेबल सेटलमेंट और एक जो है बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। मैं नहीं समझता कि जो स्कूल चला रहा हो वो पब्लिक को नहीं ना समझे, वो जरूर कम करेगा, वो उनके लिए अलग से जो है अपने जो है मैनेजमेंट के मीटिंग में उनके लिए बात रखेगा और उनके लिए जो है कंसेशन देगा। बट कौन है जो हेल्दी डिस्कशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करें? इंस्टेड ऑफ दैट हमारे जो ये जो तबका है, जो पॉवर्टी या परेशान जो तबका है, अल्लाह उनको आसान करे, बरकत दे, मेरी दुआ है, बट दे आर उस तरीके से हल नहीं कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को जैसे कि हल करना चाहिए। ओके, दैट इज देयर। ओके, तो ये सारी चीजें अपनी जगह। मैं कहता हूं कि भाई फीस देना ये बहुत बड़ी जो है नहीं देना, ये बहुत बड़ी गलती होगी पेरेंट्स की तरफ से। ये बगैर फीस के हमारे प्राइवेट स्कूल नहीं चल सकते, यहां तक कि फ्यूचर के लिए भी वो कुछ नहीं करने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे। बिल्कुल जी। अगर इस जो है इस क्रिटिकल हालत में अगर आपने उनको सपोर्ट नहीं किया तो फ्यूचर में भी ये लोग कुछ करने के लायक नहीं होंगे। मैं मेरे स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं स्पेशली, मैं कॉमन एक कम्युनिटी की हमारी बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला स्कूल हो, चाहे कितना बड़ा स्कूल हो, चाहे कितना भी छोटा स्कूल हो। जी जी, करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शेख, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं ऐड कर देता हूँ निताज, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई एक आदमी से तुम काम ले रहे हो, मेहनत का काम ले रहे हो, उसका काम करने में जो पसीना आता है, पसीना सूख जाने से पहले उसका जो है आप दरमा दे दो, उसकी सैलरी दे दो, उसका हक दे दो। ठीक है, ये हमें शरीयत ने सिखाया। पैंडेमिक के इस सिचुएशन में फ्रंट वॉरियर्स की तरह टीचर्स काम किए। एग्जैक्टली जी।
ऐसे टीचर्स जो कभी कभी अपने ऑडियो मैसेज तक नहीं करते थे, लेकिन वर्चुअल क्लासेस करने के लिए अपने आप को तैयार किए। सुभान अल्लाह जी, सही बात है। ओके, अपने घर से, अपने बेडरूम से, अपने जो है क्या घर के लोग बोलते थे कि नहीं जाना स्कूल, उसके बावजूद भी रिकॉर्डिंग करने के लिए, शूटिंग करने के लिए, सुभान अल्लाह जी, टेक्नोलॉजी वाइज वो इट इज रियल, टेक्नोलॉजी वाइज ये किया और रिस्क लिए, टेक्नोलॉजी वाइज अपने आप को जो है Strong बना सीखे, सिखाए, जी। स्ट्रांग बना लिए और रिस्क लेकर स्कूल पे आए, क्योंकि हर एक को जो है उतनी फैसिलिटी घर पे नहीं होती है, या उतनी शांति या उतना पीस नहीं होता है रिकॉर्डिंग या इसको जो है एडिटिंग या जो है प्रिपरेशन के लिए जो स्कूल में उसको प्रोवाइड होता है। जी जी जी। वो फ्रंट वॉरियर्स की तरह काम किए, जैसे हमारे डॉक्टरों ने काम किया, जैसे पुलिस ने काम किया, टीचर्स ने भी काम किया। एग्जैक्टली यार इतनी क्रिटिकल पोजीशन में जब माशाल्लाह टीचर्स अपना हक अदा कर रहे हैं, अपने अपनी ताकत और अपने अपनी सलाहियत जो बेस्ट हो सके वो कर रहे हैं, हर स्कूल वाले, जहां तक मुझे अल्लाह ने आंख या क्या कान या सोचने की ताकत दिया हूं, मैं हर स्कूल के बारे में ये बड़ी अमानतदारी से बोल सकता हूं कि हर स्कूल वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना बेस्ट दिया है। हाँ, वेरिएशन हर स्कूल के जो प्लानिंग और उनके जो है रिसोर्सेस में हो सकता है, लेकिन जो पॉसिबल था उन लोगों ने दिया है। तो भाई आप लोग फीस क्यों नहीं देते? ओके जी, इसको किस तरीके से आप स्किप कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है, सर्विस दिया है, एग्जैक्टली एक ऐसे दौर में सर्विस दिया है जबकि उनके लिए बहुत ही वो एक क्या बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड था कि इस तरीके से भी पढ़ाना पड़ेगा क्या, लेकिन उन्होंने पढ़ाया। जी जी जी। ये नहीं बोला कि स्कूल बंद, कोई स्कूल ऐसा आपने नहीं सुना होगा बोला कि स्कूल बंद, नहीं बोला, पढ़ाया। लेकिन फीस के सिलसिले में आप देखिए 2019, 20, 2020, 21 का फीस अभी भी मैक्सिमम स्कूल्स में बाकी है, पेंडिंग है जी। देखो मेरा कंसर्न है, पेरेंट्स से मेरा कंसर्न है, मैं जानता हूं, मैं भी एक पेरेंट हूं, इसलिए मैं पहले जो है मैं जो पेरेंट के जो है साइड से बात किया, मेरी बात को शुरू से अगर सुनेंगे तो आप। सही है जी। लेकिन इसका गलत फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, अपनी जाती जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लोग दुबई में जा रहे हैं, घूम रहे हैं और अपने जो है नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन फीस के लिए जब फोन करते हैं या तो फोन नहीं उठाते या तो अखलाक और अदब से बात नहीं करते। सही बात, ये फैक्ट है। जी जी जी। एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि दोनों साइड से हमें समझना चाहिए और सिचुएशन को समझते हुए हमें डिसीजन लेना चाहिए। वी अपील अगेन टू आवर ऑडियंस दैट अगेन हम आपसे अपील करना चाह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस के अहमियत को समझें, ख़ास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इट इज़ आवर फ्यूचर। कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं अगर एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, नो। ये भी नहीं बोल सकते कि मैं अपने फैमिली के लिए हासिल करता हूँ, नो। इट इज़ मोर देन फैमिली, मोर देन सोसाइटी, इट इज़ मोर देन आवर ओन नेशन। तो एक नेशन डेवलपमेंट का काम चल रहा है, अननोइंगली वी आर गोइंग टूवर्ड्स इट एंड अननोइंगली वी आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग इट एट प्रेजेंट। तो इसके अहमियत को समझें इंशाअल्लाह। शेख आगे बढ़ते हैं। आप एंडिंग बहुत ही अच्छा कंक्लूजन दिए, दैट इज़ अबाउट पेरेंट्स, टीचर्स के बारे में आप बताएं। अब पेरेंट्स और टीचर्स दो ऐसे एस्पेक्ट, एक ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो एक स्टूडेंट्स को बनाते हैं, एक स्टूडेंट को बनाते हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स दे मेक स्टूडेंट्स। तो जो अभी जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट मेकिंग स्टूडेंट्स इनटू समथिंग प्रोडक्टिव। सो उनके लिए ये दो एक ऐसे एस्पेक्ट्स हैं that comes in a circle, you know, parents to teachers, teachers to students and students again to the parents। ये एक सर्कल में घूमता रहता है हमेशा। तो सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा शेख कि वी ऑल नो दैट पैंडमिक के वजह से पढ़ाने और सीखने का तरीका बदल चुका है। टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस तब्दीली को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये एक सवाल है। और ख़ास करके शेख मैं ये चाहूँगा कि आप उन पेरेंट्स को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो इस सिचुएशन के वजह से बर्डनाइज्ड हैं, ऐसे पेरेंट्स को या ऐसे टीचर्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज है शेख? सवाल आपका ये है फिलहाल कि ये पेंडेमिक के इस ड्यूरेशन में जो बच्चों के जो माँ स्टूडेंट्स की जो पेरेंट्स हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है और इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आई एम राइट? जी जी जी।
ओके सी, सबसे पहले हर पेरेंट को ये समझना है कि एजुकेटिंग द चाइल्ड या चिल्ड्रन, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पेरेंट्स बाय अल्लाह। ये लोग पूछे जाएंगे कल कियामत के दिन कि तूने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया। ये पेंडेमिक में नहीं है, पेंडेमिक से पहले भी था एक्चुअली। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले डिस्कस करते तो शायद हम बहुत आगे गए होते। एग्जैक्टली। ओके, पेंडेमिक ने समझाने के लिए ही आया, ये एहसास जिम्मेदारी को साबित कर दिया कि भाई तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। तुम सिर्फ खिला के पिला के और बच्चों को पैम्परिंग और जो है उनके खाने पीने सोने उठने बैठने कपड़े के ऊपर ध्यान देना काफी नहीं है। एजुकेटिंग द, और तालीम और तरबियत माँ बाप का अव्वलीन फरीजा है। ये पेंडेमिक होने दो या नॉन पेंडेमिक होने दो, ये ऑफलाइन होने दो ऑनलाइन होने दो, माँ बाप की जिम्मेदारी तो खत्म नहीं होती। जिम्मेदारी है जी। हाँ, ये तो पहले से अल्लाह की तरफ से ये वाजिब की हुई जिम्मेदारी है। देखिए, पेंडेमिक में स्पेशली माँ बाप ने, बहुत सारे माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को अदा किए हैं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं उन माँ बाप को, माशाअल्लाह बारकल्लाह तबारकल्लाह बोलता हूं उन माँ बाप को जिन्होंने रियली में पेंडेमिक में अपने बच्चों के एजुकेशन और उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया है। मैं खुद ऐसे पेरेंट्स जानता हूं। सबसे पहले उन लोगों को सलाम, अल्लाह उनको बरकत दे, अल्लाह उनको खुश रखे। यकीनन वो बच्चों की दुनिया भी बना रहे हैं और आखिरत भी बना रहे हैं। साथ साथ में पेंडेमिक में माँ बाप ने ये समझ लिया कि भाई हम भी टीचर हैं और हम ही असल टीचर हैं। देखिए, कोई भी स्कूल हो, वो कितना बड़ा दावा करे, कितने बड़े बड़े पोस्टर लगाए, कितने बड़े बड़े जो है बातें बोले, बच्चे का नर्चरिंग या अपब्रिंगिंग का 40 to 45% स्कूल में होता है। एग्जैक्टली जी। मोर देन 50% उसका घर बनाता है, उसके माँ बाप बनाते हैं और उसके फ्रेंड्स बनाते हैं, वो सोशल बनाता है, उसका एनवायरमेंट बनाता है। मैं उसकी एक कैलकुलेशन करता हूं, एक मैथमेटिकली जाएंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो एक 24 घंटे में 8 घंटा मैक्सिमम बच्चा स्कूल पे रहता है। बाकी 16 घंटे कहां रहता है? घर में। यस। और एक बात ये मान के चलो कि जिंदगी का कोई मरहला ऐसा नहीं होता है जिसमें आदमी या तो सीखता नहीं है या तो बिगड़ता नहीं है। जी। या तो आप पा रहे हैं या तो खो रहे हैं। करेक्ट। आप टाइम को अगर लेके जाएंगे तो 2/3 ऑफ द डे एंड नाइट वो घर पे रहता है। तो जिम्मेदारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहले भी पेंडेमिक में ये डिस्कशन करना अच्छा हुआ हमारे लिए, हमारे आंखें खुल गई। लेकिन ये पेंडेमिक ही नहीं बल्कि हर हाल में बच्चों की तालीम और तरबियत का 2/3 ऑफ हिस्सा माँ बाप पर होता है, घर पर होता है। स्कूल वाले 1/3 वाला हिस्सा होता है। ये पेंडेमिक ने इसको प्रैक्टिकली बता दिया। ठीक है। और एक बात और मैं यहां पर इंक्लूड करूंगा, पेरेंट्स अपने एजुकेशन को लेकर, अपने स्कूल्स को लेकर, अपने इंस्टीट्यूशंस को लेकर जो केयरलेस थे, यानी कि बहुत ज्यादा केयरलेसनेस था उनके अंदर। ना वो टाइम पे आते थे, ना टाइम पे डायरी चेक करते थे, ना टाइम पे फोन उठाते थे, और ना ही, यानी कि कोई बच्चा खराब हुआ, बच्चा बिगड़ा, बच्चा, सब स्कूल की ऊपर जिम्मेदारी। जी। ओके। ये पेंडेमिक ने ये सिखाया कि भाई तुम पेंडेमिक में तुम्हारे 1 बच्चे, तुम्हारे 2 बच्चे, चलो तुम्हारे 4-5 बच्चे, इसको तुम संभालने में हार गए, परेशान हो गए, स्ट्रेस में आ गए, जोरो मर्द मियां बीवी लड़ना झगड़ना शुरू कर दिए, बच्चों को मारना शुरू कर दिए। अनफॉर्चुनेटली ये सब देखा गया। जी सुभान अल्लाह, बहुत अफसोस की बात है, देखा गया है। तो यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
तुमको शुक्र अदा करना है इंस्टीट्यूशंस का, तुमको शुक्र अदा करना है तुम्हारे वो लीडर्स का, जो किंग मेकर्स का, जिनको आप टीचर बोलते हैं, जबकि उससे बड़ा कोई हीरो नहीं होता है। टीचिंग और स्कूलिंग की तरफ हमारी कौम के अंदर जितना जो है अवेयरनेस की कमी है, हिंदुस्तान में फिलहाल कोई ऐसी कौम नहीं है। हमारे पास ना टीचर्स हैं, हमारे पास ना एडुकेटर्स हैं, हमारे पास क्या बोलते हैं कि मेंटर्स हैं, ना हमारे पास कोच हैं, ना हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं। हम एजुकेशन के फील्ड में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं जी। इसका असर एब्सोल्युटली, इसका असर हमको ये दिख रहा है कि हमारे पेरेंट भी वैसे हैं। समझे ना, जब दरख्त ही नहीं रहेगा तो फल कहां से रहेगा भाई? जब दरख्त ही नहीं तो साया किसका रहेगा? एग्जैक्टली। जब खुशबू देने वाली कोई चीज ही नहीं तो खुशबू कहां से आएगी? जी। जिस कौम के अंदर स्कूलिंग और एजुकेशन को लेके इतना लैकिंग है, तो वहां के पेरेंट्स भी ऐसे रहेंगे उस कौम के। तो यहां पर पेरेंट्स ये समझने पर मजबूर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, के स्कूल वालों की इज्जत करना है, टीचर की इज्जत करना है। हम एक बच्चे को नहीं संभाल सके 5-6 महीना या 1 साल, वो एक टीचर एट ए टाइम बच्चों को 40 बच्चों को संभालते हैं। जी जी जी, सुभान अल्लाह जी, बहुत ही बड़ा एक चेंज है ये। और साथ में निताज जी, मैं वो बात को रिपीट करना चाहता हूं कि पेरेंट्स को ये समझना है और इसको जानना है। मैं तो बोलता हूं कि लिख के रखो अपने किचन रूम में, अपने बेडरूम में, ये सेंटेंस जी, कि पेंडेमिक सिचुएशन में स्कूल फिजिकली बंद हुए हैं, लेकिन लर्निंग प्रोसेस बंद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है जी। अननोनली ऐसा हो रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि भाई पेंडेमिक है, पढ़ने का नहीं, नहीं, पढ़ना आपको ज्यादा है पहले के बनिस्बत। हाँ, उस तरीके से नहीं पढ़ना है, लेकिन जो बच्चे के बिगड़ने के और बच्चे के खराब होने के जो चांसेस पहले से ज्यादा है, तो हिफाजत आपको पहले से ज्यादा करना पड़ेगा। पहले तो स्कूल था संभालने के लिए, अब स्कूल नहीं है, तो हिफाजत और आपके पास जो अलर्टनेस पहले से आ जाना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक डाटा बताता हूं मैं आपको। 2020 और 21 में यानी लास्ट ईयर मोर देन 70% एडमिशंस एलकेजी और यूकेजी में पेरेंट्स ने नहीं कराया। ये मेरे स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो थ्रू आउट इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। ये डेटा है जी, ये डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है। और इवन इस साल भी एडमिशन का टाइम भी खत्म हो गया तकरीबन, एज यूजुअल जैसे हर साल होता है। इन साल तो 90% पेरेंट्स ने बच्चों को एडमिशन नहीं कराया स्कूल्स में, एलकेजी और यूकेजी का। स्पेशली मैं एलकेजी यूकेजी की बात कर रहा हूं जी जी, जो फ्रेशर है। बहुत बड़ा सवाल है कि आगे क्या करेंगे। अरे भाई सवाल निताज भाई थोड़ा सोचो, 2020-21 में एलकेजी नहीं गया, 2021-22 में यूकेजी नहीं गया, और अल्लाह न करे पता नहीं क्या होगा 2022-23 में भी ऐसा रहेगा, तो आपका बच्चा 2 साल स्कूल से दूर रहा। स्कूल मतलब एजुकेशन से दूर रहा, होमवर्क से दूर रहा, लर्निंग और एडुकेटिंग और सीकिंग नॉलेज से दूर रहा। तो एलकेजी नहीं पढ़ा, यूकेजी नहीं पढ़ा, फर्स्ट स्टैंडर्ड को कैसे पढ़ेगा? एग्जैक्टली, जिस एज या में यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड राइटिंग को परफेक्ट करना सीखते हैं, उस एज में बच्चे एबीसीडी नहीं जानते, ऐसा हालत है। गुड सी, यूकेजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा तो डायरेक्ट सेकंड स्टैंडर्ड एज पर द एज जाएंगे, तो वहां जाके क्या पढ़ेगा? एग्जैक्टली। ये भयानक अंजाम में कौन डाल रहे हैं? पेरेंट डाल रहे हैं। पेरेंट्स नेग्लिजेंस, पेरेंट्स की तरफ से जो नेग्लिजेंस है, ये बहुत खतरनाक जो है, इसके जो है अंजाम आएंगे। क्योंकि ये जो बिगिनिंग स्टेज होता है ना निताज, किसी के एजुकेशनल कैरियर और लाइफ के अंदर, ये जो बिगिनिंग स्टेज होता है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, एक ऐसा स्टेज होता है, वो किसी बिल्डिंग के एक क्या बोलते हैं कि बुनियाद जैसा होता है, फाउंडेशन और बेस जैसा होता है।
ये मजबूत है तो उसके ऊपर आप कैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, कैसे भी दीवारें चढ़ा सकते हो, उसको कितना भी जो है ब्यूटीफुल बना सकते हो जी। आप। एलकेजी टू थर्ड स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड तक अगर आपने फोकस नहीं किया, बाद में अगर आप फोकस करेंगे तो भी उतना फायदा नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल बनता है यही बिगिनिंग स्टेज में। जी। मैं पेरेंट्स को कहता हूं कि भाई आपकी जो भी परेशानियां हैं, लेकिन किसी न किसी हालत में स्कूल वालों से जाकर किसी तरीके से बात करके उनके साथ अच्छा रैपो मेंटेन करके बच्चों को एडमिशन कराना वक्त की अव्वलीन जरूरत है। वरना आप आने वाले दिनों में डबल पैसा देंगे तो भी ये लॉस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे आप। एग्जैक्टली जी। ओके, ये जो है बहुत ही अहम है। मैं बोलता हूं ये जो पेंडेमिक के इस ड्यूरेशन में एजुकेशन और लर्निंग, बुकिश नॉलेज, रीडिंग और राइटिंग, मेमोराइजिंग, ये अपना एक पार्ट रखता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उनके अंदर जो है अखलाक, उनके अंदर जो है अच्छे जो है एटिट्यूड्स, मैनर्स को जो है इनकलकेट करना है। मैं बड़े दुख का कैरेक्टर बिल्डिंग, मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं हमारे पेरेंट्स ने बच्चों का वर्चुअल एग्जामिनेशन में कॉपी करना सिखाया बच्चों को जी। ये हमने देखा है, ये भी डेटा है, हमने सुना है। किसी पेरेंट्स ने, शायद मैं ऐसा नहीं बोलता किसी ने, कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे पेरेंट्स को भी जानता हूं जिन्होंने बोला कि बेटा नहीं, फेल हो जाएगा चलेगा, 100 में 50 मार्क मिलेगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन देख के नहीं एग्जाम देने का। जी, सलाम है ऐसे पेरेंट्स हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरे भाई ऐसे पेरेंट्स बहुत कम है। जी जी, कम है। ओके, मैं कहता हूं कम से कम आप इतने तो सीरियस होते कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं ज्यादा, लेकिन कम से कम उनकी मॉरलिटी तो आप बाकी रखते। जी हाँ। और वो सबसे बहुत ही नाजुक मोड़ था, बेसिक एटीट्यूड्स तो जो है, वैल्यूज तो आपको बाकी रखना था। वो बहुत नाजुक वक्त था, वो एग्जामिनेशन का टाइम था, जिसमें आपको बच्चा आपके मरने के बाद भी आपको याद रखता, लेकिन याद रखेगा जरूर, ये बोलेगा हाँ, उस तरबियत के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते अपने जो है उसके नाम अमाल में, आपके नाम अमाल में वो लिखते, तो शायद तुम्हारे नजात के लिए, यानी ऐसा अल्लाह से डरना जब उसको कोई नहीं देख रहा। इससे बड़ी की इबादत कोई नहीं है, कमाल इबादत है ये। तकवे का टॉपेस्ट मकाम है, जहां पर आदमी ऐसी जगह पर अल्लाह से डरे और गलत काम करने से बचे जहां पर उसके ऊपर किसी का सर्वेलेंस ना हो। तो इतना अच्छा मौके को भी गंवा दिया। मैं तो बात को, इस आपके सवाल को बहुत लंबा लिया, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ये था कि हमने बेसिक वैल्यूज और जो क्या बोलते हैं कि मैनर्स को भी यहाँ पर डैमेज पहुंचाया कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने मिले। बहुत बहुत शुक्रिया शेख। उम्मीद करता हूँ कि हमारे घर बैठे दर्शक हजरात या फिर यूट्यूब में जितने भी लोग देख रहे हैं, आप भी इसे सुने होंगे और लोगों तक इसके बारे में इस इल्म को फैलाएंगे इंशाल्लाह। और नोट करने की बात यह है दोस्तों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्लोज्ड हैं, लेकिन जैसे कि शेख ने बताया, एजुकेशनल का जो सर्कुलेशन है, एजुकेशन का जो सर्कुलेशन जो हो रहा है वो क्लोज नहीं हुआ है। वी नीड टू थिंक ऑन इट, वी नीड टू अगेन एंड अगेन वी नीड टू थिंक ऑन इट। एंड इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि उस एजुकेशनल का जो एजुकेशन साइकिल जो है, इट शुड नॉट स्टॉप इंशाल्लाह। शेख बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत सारे चीज़ें ऐसे बताएं जो पेरेंट्स से रिलेटेड थे, लेकिन मैं समझता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन आप दिए वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप टीचर्स का पार्ट कहीं ना कहीं मिस किए हैं। क्या आप टीचर्स के बारे में भी ऐसा ही कुछ नसीहत हमें दे सकते हैं शेख? सुभान अल्लाह। टीचर्स तो जो है फ्रंट वॉरियर्स में से हैं। मैं तो उनको सिर्फ डॉक्टर्स और पुलिस के बाद अगर किसी का नाम आएगा तो टीचर्स का आना चाहिए। ओके, मैंने कुछ चीजें बताया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स एक ऐसी शख्सियत का नाम है, ऐसी पर्सनालिटी का नाम टीचर है जो क्रिएटिव होती है। एक टीचर से ज्यादा क्रिएटिव इंसानों में कोई नहीं होता। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने स्कूल्स को देखा और टीचर्स का जो परफॉर्मेंस देखा, ये अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन और इस महामारी में
टीचर्स ने अपने आप को जो चेंज किया है रैपिडली, अपने क्रिएटिविटी में जो अपने जो निखार लाया है कि एक वर्चुअल क्लासेस के लिए जिस तरीके से उन लोगों ने बनाया, तैयार किया, किसी ने अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग किया, किसी ने एडिटिंग किया, वो रियली में एक आने वाली तारीख, आने वाली हिस्ट्री जो है उसको याद रखेगी। मैं कहता हूं यूजुअली स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में टीचर्स के लिए कोई उतना वैल्यू नहीं है। ओके। आप अगर कंपेयर करेंगे अगर यूरोप कंट्री से या डेवलप्ड कंट्री से, जहां पर टीचर को ज्यादा अहमियत है, यहां तक कि डॉक्टर्स और इंजीनियर से ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि कोई भी लीडर या कोई भी जो है सक्सेसफुल पर्सनालिटी बगैर टीचर के नहीं आते। ठीक है। सो इस पेंडेमिक ने ब्रदर निताज टीचर्स की अहमियत को साबित कर दिया कि टीचर्स जैसा कि नमक है। ओके। है तो थोड़ा कम छोटा, लेकिन है तो सब कुछ है, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं है वो। समझे आप जी। जब टीचर जब काम कर रहे थे तो आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे थे, लेकिन जब टीचर किसी न किसी वजह से अगर अपने आप को उस फंक्शन में नहीं ला पा रहे हैं जैसे यूजुअली वो लाते थे, तो वो नमक होता है ना, नमक खाने में होता है तो नमक की कोई तारीफ नहीं करता। जी। लेकिन खाने से नमक अगर भूल जाए पकाने वाले, अरे खाना ही वो खाने के लायक नहीं होता है। जी। तो अच्छा टीचर की अहमियत नमक जैसी है कि तुम कितने भी इंग्रेडिएंट्स, कितने भी अच्छे अच्छे उसके अंदर जो है चीजें डालो किसी पकवान के अंदर, किसी फूड के अंदर, लेकिन नमक नहीं डालेंगे तो नथिंग इट इज। जी जी जी। ओके। तो टीचर्स को हमारे हिंदुस्तान में मजबूर कर दिया कि अब तो कम से कम तुम टीचर्स की इज्जत करो, एहतराम करो, उसकी जो है इंपॉर्टेंस उनको दो, अपने घरों में टीचर्स पैदा करो और उनको अच्छी सैलरीज दो और उनको अच्छा एजुकेट करो इंशाअल्लाह। जी हाँ, टीचर्स रियली में हीरोज ऑफ द एक महामारी हैं और इन लोगों ने अपने वाजिबात को अदा किया है। और इससे भी मुश्किल अगर हालात आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि टीचर्स जो एजुकेटिंग और स्प्रेडिंग नॉलेज और प्रीचिंग का जो उनका जो जिम्मेदारी है, इसके अंदर कुछ कमी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शेख, बहुत ही ब्रीफली और इन अ डिटेल्ड वे आप हमें समझाए द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन दिस पीरियड। तो अब जो जिसके बारे में डिस्कशन करना बाकी रहेगा वह है ऑफ कोर्स द स्टूडेंट्स। और शेख, ये सभी लोग जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे अहम फैक्टर जो बच्चों के अंदर होना चाहिए वो है अच्छी सेहत, अ गुड हेल्थ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेडिक्शंस ये बता रहे हैं कि थर्ड वेव बच्चों के हेल्थ पर अफेक्ट करेगा। और कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी देखा है, ये बहुत सारे स्टेट्स में अभी फ़िलहाल हो भी रहा है एंड इट इज़ बीइंग अफेक्टेड। तो इस हालत में इस प्रॉब्लम को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए शेख? देखिए, बच्चे सब कुछ हैं, यानी कि घर की खुशी है, आंखों की ठंडक है, फ्यूचर के हीरो हैं, हर घर का सहारा है, राइट? सुभान अल्लाह। तो ऐसे में बच्चों को सेफ्टी और सिक्योरिटी देना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कोई भी बच्चा अफेक्ट होता है या कोई भी इंसान किसी परेशानी में अफेक्ट होता है तो दो तरीके से अफेक्ट होता है, एक है साइकोलॉजिकली, मेंटली, और एक होता है फिजिकली। ये महामारी में किसी को अल्हम्दुलिल्लाह अगर भले से वो कोविड वायरस उसको नहीं हुआ है, लेकिन घर में बैठकर बंद कमरे में, बंद दरवाजे के अंदर और फ्लैट्स में या घर के बाहर नहीं जाना, लोगों से नहीं मिलना, ये जो रूटीन की जो हमारी जिंदगियां चल रही थी वो एकदम से शट डाउन हो गई। दुनिया बदल गई, दुनिया इधर से उधर हो गई, राइट? इसमें सबसे केयर करना पड़ता है बच्चों का, क्योंकि बच्चों का मूड वैसा नहीं है जैसे बड़ों का है। बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि भाई क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। बड़े लोग समझ सकते हैं। हाँ। तो सबसे पहले बच्चे लोग वही फील करते हैं और वैसे ही मोटिवेट होते हैं या वैसे ही उनका माइंड काम करता है, साइकोलॉजी काम करता है, जो उनके घर वालों का काम करता है। घर वाले अगर परेशान हैं, टेंशन में हैं या फैटिग या एंजाइटी या स्ट्रेस, आपस में डिस्प्यूटेड हैं, अफेक्ट पड़ता है बच्चे एज इट इज इसको ले लेते हैं। अगर
पॉजिटिवली अगर है, परेशानी है, हमें जीना है, ये आजमाइश है और ये हर आदमी को भी लगा हुआ है और बहुत सारे लोग इसमें मर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने जिंदा रखा है, जो है उसके हिसाब से हम जाएंगे। हर तकलीफ के बाद फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। असा अन तकरहु शयअन वहुव खैरुल लकुम, बहुत सारी चीजों को तुम तकलीफ वाली समझते हो लेकिन उसके अंदर तुम्हारे लिए भलाई होती है। सी, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, पॉजिटिव थिंकिंग। जिस तरह मैं बोलता हूँ, बच्चे बनते कहाँ पे हैं? बच्चे बनते हैं देख कर बनते हैं। उनके माँ बाप क्या बात कर रहे हैं, घर वाले क्या बात कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या उनके सामने अल्फाज और जुमले दोहराए जा रहे हैं, घर का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, सोशल का कैसा एनवायरनमेंट रहेगा। बच्चों का मेंटल ही नहीं, इवन फिजिक भी वैसा ही टर्न होता है, वैसा ही बिल्ड होता है। तो मैं बच्चे लोग जो अफेक्ट हो रहे हैं या जो है नेगेटिवली या पॉजिटिवली वो जो है मुतासिर हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि भाई उनके आसपास का रहने वाला जो मुआशरा है, सोशल है, वो कितना जो है प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है, देखना पड़ेगा। जी जी जी, ठीक है। दूसरी बात, बच्चों में ये जहन में हमें डालना है कि भाई देखो भाई, बगैर मेहनत के कोई चीज होती नहीं, बगैर तकलीफ के किसी की जिंदगी खाली नहीं। हाँ, इनको रियलिटी बताना पड़ेगा। देखो दुनिया में क्या हो रहा है जी, देखो दूसरे घर में क्या हो रहा है जी। मतलब एज अ स्टूडेंट लाइफ उनके अंदर एक मैच्योरिटी लाने की कोशिश होनी चाहिए। यस, भले से बच्चा छोटा है लेकिन जब आप उनसे, आप हकीकत से छुपा भी नहीं सकते आप। एग्जैक्टली। मैं जो पहली जो बात बोला, भाई आप दर्द हो रहा है तो बच्चों को बोलो दर्द हो रहा है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन दर्द हो रहा है बोलकर जान लेना और परेशान होना और नेगेटिव थिंकिंग करना, टेंशन लेना, ऐसा नहीं। बोलो कि इट इज द पेन और इसका क्यूरिंग ऐसा है, उसका रीजन ऐसा है। रीजनिंग बताओ, क्रिटिकल थिंकिंग बताओ, मैनेजिंग बताओ, हाउ टू मैनेज इन क्रिटिकल सिचुएशन, हाउ टू टेक द डिसीजंस। हाँ जी, क्रिटिकल थिंकिंग उनको बताओ। ये देखिए, ये जो है मेहनत करना, डेडिकेशन करना और चैलेंजेस को फेस करना, ये बच्चों को हर पेरेंट अपने घर के अंदर इसको अपने साथ लेके चले। भाई देखो, इसके लिए कोई डिग्री करना जरूरी नहीं है। ये जो लिखते हैं ना, बहुत ही अफसोस होता है। मैं कभी सुनता हूँ पेरेंट्स से, भाई हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम क्या करेंगे। यार पढ़े लिखे नहीं है तो अल्लाह ने दिमाग तो दिया है ना। इससे बड़ी डिग्री इंसान की कोई नहीं होती, ये बात याद रखो। बिल्कुल बिल्कुल। इससे बड़ा जो है ना, दिमाग से बड़ा जो है कोई जो है डिक्शनरी, कोई जो है इंसाइक्लोपीडिया दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। ओके, तो अल्लाह ने जो तुमको सारे दुनिया के सारे जो है सेक्टर में तुम खुद डिसीजन लेकर अच्छे से अच्छा कर दिए हो, लेकिन बच्चों की जब बारी आती है तो बोलते हैं कि भाई हम अनएजुकेटेड है, हम पढ़े नहीं, हम पढ़ा नहीं सकते, हम बच्चों को संभाल नहीं सकते। ये एक नमूने की जो है ना दोगलापन है, या अपनी जिम्मेदारियों से हम लोग फरार इख्तियार कर रहे हैं, स्किपिंग हो रहे हैं। ओके, तो बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा और साइकोलॉजी को डैमेज नहीं होने वाला एनवायरनमेंट हमें देना पड़ेगा। देखिए, जब हम बच्चों की जब बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्कूल्स की बात करना पड़ता है जी, कि भाई बच्चों की साइकोलॉजी जैसे माँ बाप समझना है, वैसा ही बच्चों की साइकोलॉजी स्कूल वाले भी समझना है। इनको पढ़ाने में किस तरीके का पेडागॉजी या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है, कैसे प्लानिंग करना है। प्लानिंग, एग्जैक्टली जी। ठीक है, तो इस मामले में मैंने बहुत सारे स्कूल्स को लास्ट ईयर से मैं देख रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस चीज पर इससे पहले भी मैंने बात किया है बहुत सारे वेबिनार्स में, कि भाई ये जो स्क्रीनिंग जो हो रहा है ना, 5 to 6 आवर 4 आवर्स का जो स्क्रीनिंग जो बच्चों को हो रहा है, ये किसी वायरस से कम नहीं है, किसी बड़े वायरस से कम नहीं है। ओके, ये मान के चलो। हर स्कूल वालों को मैं बोल रहा हूं, अगर तुम लोग अपने बच्चों को 3-4 घंटा स्क्रीन के सामने बैठने पर मजबूर कर रहे हो और उनके लिए कोई दूसरा सॉल्यूशन या आप अपने हिसाब से कुछ प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, तो यकीन मानो ये पेंडेमिक और कोरोना वायरस से बड़ा आप बच्चों को परेशान कर रहे हो। इसके साइड इफेक्ट्स, कोरोना वायरस जाएगा लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बच्चों में रहेंगे। यानी मैं बहुत सारे स्कूल्स के बारे में बहुत ही ताज्जुब होता है कि अभी देखो जून चल रहा है ना,
मैं 2-3 स्कूल के बारे में, बड़े बड़े स्कूल्स, बहुत नाम है उन स्कूलों का, उन स्कूलों के बारे में जानता हूं कि इन लोगों ने हिंदी और कन्नड़ा और मैथ्स में 2-3 लेसन कंप्लीट कर लिया। क्यों इतनी जल्दबाजी भाई? एग्जैक्टली, जी जी जी। क्यों इतनी इसी की जल्दबाजी? वजह से इवन द पेरेंट्स फील बर्डनाइज्ड। जी यस यस, ये देखो मैनेजमेंट पर है, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, किस तरह से प्लानिंग करेंगे। मैं आ रहा हूं इस पे। देखो एक तरफा हम अगर बात करेंगे ना तो हमारी बात वो जो क्या डस्टबिन में रखने के लायक है। हम दो तरफा भी देखें। जी जी जी। तो हमें बच्चों की साइकोलॉजी पेरेंट्स को समझना है, साथ साथ में जो एडुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, जो स्कूल वाले हैं, ये लोग पहले से ज्यादा इनको रिसर्च करना है, बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से उनको देना है। ओके, ठीक है। देखिए अब सबसे बड़ा जो है, जो परेशानी का जो सबब है कि एक जमाना ऐसा था जिसमें बोलते थे बच्चों को हम मोबाइल नहीं पकड़ना, मोबाइल यूज नहीं करना बोलते थे ना। जी जी जी। अब जमाना ऐसा पलटक खा गया कि भाई मोबाइल में ही सारा स्कूल आ गया। जी जी जी। अब एक बच्चा 5-6 घंटा अपने स्क्रीन में सामने रहता है, लैपटॉप के सामने रहता है, तो इसके साइड इफेक्ट्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। देखो मैं एक काउंसलिंग फील्ड में भी हूं मैं, और बहुत सारे हमारे स्पेशलिस्ट या जो डिग्निटरीज या एक्सपीरियंस होल्डर सीनियर्स जिनसे मैं सीखता हूं, वो बोलते हैं कि आने वाले जमाने में सबसे बड़ी बीमारी जो है मोबाइल एडिक्शन की होगी। शायद ऑलरेडी आ चुका है, जिसको आ चुका है, और उसके लिए रिहैबिलिटेशन पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली जी। आप शराब पीने वाले का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो, उसको रिहैबिलिटेट कर सकते हो, उसके लिए आप कुछ आपके लिए पास सॉल्यूशन होंगे। मोबाइल का जो एडिक्शन है, इट इज वेरी डेंजर। एग्जैक्टली जी। ओके, तो मैं यहां पर एक बात इंक्लूड करूं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल वालों को यह समझना है, एज पर मैं जो एक्सपीरियंस, मैं डिस्कशन, मैं अपनी टीम के साथ जैसे काम कर रहा हूं, कि स्कूल वालों को इतना समझना है कि पेंडेमिक में आप एज यूजुअल जैसे स्कूल जैसे चलाते थे, 8 महीना स्कूल चलाते थे, सारा पोर्शन फिनिश करते थे, वैसा नहीं चलेगा। आपको अपना पोर्शन कर्टेल करना पड़ेगा, आपका होमवर्क कर्टेल करना पड़ेगा, और अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। जो बेसिक और नेसेसरी जो कंटेंट है, जो बच्चों के एजुकेशनल और उनके एकेडमिक जो है बुनियाद को बाकी रखने के लिए, फाउंडेशन को बाकी रखने के लिए जितना जरूरत है उतना ही दो। हर लेसन, हर पेज, हर जो है एक्सरसाइज उसको देने की जरूरत नहीं है। ये आप बच्चों को टॉर्चर कर यार, 1 साल है, 2 साल है ज्यादा से ज्यादा, इसमें अगर बच्चा जो सीखा है या जिस क्लास में अभी वो जो क्या बोलते हैं अपग्रेड होके गया है, ओके, प्रमोट होके जो क्लास में गया है, उस क्लास का जो सिलेबस है, उसके फाउंडेशन को अगर उसने बिल्ड किया है तो काफी है। जब वो वापस आएगा 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, आप उसके फाउंडेशन पे आप दीवारें चढ़ाओ, उसको आप और उसको डिजाइन करो, आप जैसा चाहे उसके अंदर शेप लेके आओ। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 2 साल में बच्चा इतना टॉर्चर हो जाए कि आने के बाद उसको संभलने के लिए और 2 साल लग जाए। देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो साइड इफेक्ट्स, जो जिसको हम मोटा मोटा गिना सकते हैं। जैसे एक फोन का एडिक्शन, ओके, सोशल मीडिया के एडिक्शन, और वहां से उधर इधर के डाइवर्शन जो मिलते हैं, पर इफेक्ट करता है। जी, हेल्थ पर इफेक्ट करता है, माइंड पे इफेक्ट करता है, उनके अखलाक, उनके एटीट्यूड्स और मैनर्स पर असर करता है। क्योंकि आज सोशल मीडिया एक ऐसा हो गया है कि भाई सोशल मीडिया आपको चलाता है, आपको मैनेज कर रहा है सोशल मीडिया। व्हाट यू आप क्या थिंक कर रहे हैं, आप क्या परचेस करना चाह रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया के स्क्रीन के सामने जो फेस है, इसका एज कितना है, इसको एडवर्टाइजमेंट क्या सब लेके आना है, ये सोशल मीडिया को चलाने वाले वो लोग डिसाइड करते हैं। जी जी जी। ओके, सो एडिक्शन यहां पर है, और उनके आईज और माइंड और नर्व्स पर जो इसके ऊपर उसका साइड इफेक्ट जो गिर रहा है, आप अगर देखेंगे कि कितने बच्चों को ये पेंडेमिक के जो सिचुएशन में, इस ड्यूरेशन में चश्मा और स्पेक्ट्स की जरूरत पड़ी। आप देखो 2 साल पहले उनको चश्मा नहीं था, कितने बच्चे अभी चश्मा पहन के आएंगे, देखो आप। सही बात है जी। ओके, एक बात
और उनके ऊपर स्ट्रेस आएगा, उनके अंदर फैटिग आएगा, उनके अंदर जो है एक बोलते हैं ना कि भाई एक स्विंग ऑफ द एक मूड बोलते हैं ना, ये सारी चीजें बच्चों के अंदर पैदा हो रही हैं जो हमारे ऑनलाइन एजुकेशन को जो प्रोलॉन्ग कर कर एक 5 to 6 आवर या 4 to 5 आवर्स का जो टाइम सेटिंग करके जो लोग जा रहे हैं, उनको रियली में यहाँ पर अपने आप को रिकॉल करना है, अपने आप को जो है ना रीमैनेज करना है। Exactly. मेरी एक ये है। और ये पेंडेमिक की सिचुएशन पे बच्चों पर जहां पर हमें एक तो ये है कि भाई लर्निंग प्रोसेस रुकना नहीं है, ओके, एक चीज जैसे मैंने इससे पहले डिस्कशन किया। दूसरा ये कि उनका फूड, उनका खाने का जो तरीका जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। डाइटरी हैबिट, जी हाँ, हैबिट। फूड क्या ले रहे हैं, जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं क्या, टाइम पे खा रहे हैं क्या, टाइम पे सो रहे हैं क्या। इसी तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज, घर पे बैठकर इंडोर आउटडोर उनके लिए क्या एक्सरसाइज हो सकता है, क्या उनके लिए गेम्स हो सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते तो घर पे ही क्या खेल सकते हैं। इवन आप बोलो तो मोबाइल में भी क्या खेल सकते हैं। देखिए मोबाइल एक या सोशल मीडिया एक ऐसा जमाना, ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है, इसको पॉजिटिवली अगर यूज करेंगे तो बहुत प्रोडक्टिव है ये। एग्जैक्टली जी। एक बच्चे की जो है वोकैबुलरी के लिए, लैंग्वेज के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसे ऐसे एप्स हैं, बट कौन जानते हैं इसके बारे में। जी जी जी। ओके, कितने पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा फला जो है ऐप डाउनलोड कर, उसके जरिए से अपने वोकैबुलरी को अच्छा कर। कौन पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं? जी। ओके, तो उसके जरिए से हमें देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से हम बच्चों को होलिस्टिक ओवरऑल एक कॉम्प्रहेंसिवली हम उनके डेवलपमेंट को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जो तालीम एजुकेटिंग सेम टाइम पे नरिशिंग या जो तरबियत, ये दोनों जो है ये आई है, इसमें जो है कमी आई है जी। और एक जो है एज पर द डेटा और स्टैटिस्टिक्स, ये मेरी बात नहीं है, बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर्स और फेडरेशंस की ये बात है, साइंटिस्ट की ये बात है कि मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी अपकमिंग जून की बात नहीं कर रहा हूँ, जून जुलाई का जो अभी आ रहा है, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। Okay. एक साल में ऑनलाइन स्कूलिंग से या फिजिकल स्कूल नहीं होने की वजह से एकेडमिक एजुकेशन में, यानी कि एकेडमिक एजुकेशन में से साइंस और मैथ्स और लैंग्वेज में बच्चों के अंदर 70 to 80% उनका परफॉर्मेंस खराब हुआ है। ओके, जी जी जी। इट इज द फैक्ट, ये मेरी बात नहीं है, हवी की बात नहीं। यू कैन गूगल, यू कैन गो थ्रू द पेपर्स एंड रिपोर्ट्स। हाँ। ओके, अरे यार देखते देखते एक साल था, अब दूसरा साल भी ऐसा हो रहा है। एक साल के अंदर परफॉर्मेंस 70% खराब हो गया, तो अभी 2 साल होगा तो क्या हो जाएगा। तो हमें मैं डरा नहीं रहा हूं बच्चे, लेकिन मैं आपको इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूं, फैक्ट बताता हूं। ओके, हम बुराई को इसलिए जानेंगे, साइड इफेक्ट्स को इसलिए मैं बयान कर रहा हूं ताकि उससे हम बच सकें जी। ओके, जितना हम बुराई को इसलिए जान रहा हूं मैं ताकि उससे मैं बचूं जी। ये हमारा मकसद है, डराना मकसद नहीं है जी। अब मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट मुझे दो निताज, मैं अभी तक जो है जनरली बच्चों की ओवरऑल बच्चों की बातचीत हो रही थी। हाँ, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट या 4 मिनट जो है बड़े बच्चों पर बात करना चाहता हूँ। जी जी। जो लोग 10th में हैं, जो फर्स्ट PUC में हैं या ग्रेजुएशन में हैं। यार इन लोगों के बनने का जो स्टेज था, पीक था, यानी के दरख्त बन के फल देने का टाइम था। इस टाइम में इनके साथ बहुत जबरदस्त जो है महामारी ने जो है इनके साथ जो मामला हुआ है बहुत गंभीर मामला है। क्योंकि इनके हाथों में पहले से फोन है और ये लोग यूजुअली जो है आइसोलेटेड घरों में, इनके अलग अलग कमरे होते हैं बड़े बच्चों के, और उनके फोनों में जो है एक नहीं 10-10 लॉक्स होते हैं। घर में माँ बाप को वैसे भी इनकी फोन को पकड़ने की इजाजत नहीं होती, नौजुबिल्लाह, हिम्मत नहीं होती। ओके, तो ये जो नौजवानों का जो तबका है, यंगस्टर्स है, जो टीनएजर्स हैं, जो 13, 14, 16, 17, 18, 19, इवन 20, 21 का ऊपर का जो ये जो पीक जो पीरियड का जो तबका है, ये मैं चाहता था, मैं ये कह सकता हूं, अगर ये लोग चाहते तो इस पेंडेमिक में अपने आप को हीरो बना सकते थे। इस खाली स्पेस में, इस खाली जगह में, जब उनको स्कूलिंग नहीं था, फिजिकल उनको ज्यादा कुछ बाहर नहीं जाना था,
वो लोग अपने स्किल्स को बहुत एनहेंस कर सकते थे, बहुत सारी पोटेंशियलिटी, बहुत सारे स्किल्स को अपने आप में डेवलपमेंट कर सकते थे। लेकिन मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं पेरेंट्स से, क्योंकि काउंसलिंग से हमारा एक दामन है, एक दामन हमारा काउंसलिंग में हमेशा लगा रहता है। हम देख रहे हैं कि नौजवानों का तबका ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए से होने दो, फूड से रिलेट होने दो, उनका लाइफस्टाइल होने दो, सोने का, उठने का, बैठने का, उनका हेल्थ होने दो, घर में पेरेंट्स के साथ उनके ताल्लुकात को लेकर होने दो, और सोशल मीडिया को लेकर नेगेटिव जो उनके अंदर जो गंदी आदतें आ गई हैं, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे वो पबजी हो, फला हो, डका हो, ये लोग जिस तरीके से नेगेटिव जो है जाल में, एक नेट में किस तरीके से फंस गए हैं, हाँ, इंस्टेड ऑफ ये कि ये लोग अपने आप को पॉजिटिवली अपने जो है किताब पढ़ते या ऑनलाइन कोई जो है कोर्स करते या किसी जो है अपनी सलाहियत को, बात करने की सलाहियत को, लिखने की सलाहियत को, बुक रीडिंग की सलाहियत को बढ़ाते, नौजवानों का ये जो तबका है ये बहुत खतरनाक मोड़ पे आके ठहरा है। जी जी, ठीक है। तो जरूरत इस बात की है कि भाई घर के माँ बाप इसको समझे, उनसे ज्यादा ये एडल्ट हैं, ये बच्चे माशाल्लाह अक्लमंद हैं, इनको किसी टीचर की भी वैसे जरूरत नहीं तो भी चलेगा, ये खुद डिसीजन ले सकते हैं कि क्या मैं क्या कर रहा हूं, मैं अंधेरे में हूं या उजाले में हूं, हाँ, मैं एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जा रहा हूं या जो है डार्क फ्यूचर की तरफ जा रहा हूं। जी जी, ओके। और इस पेंडेमिक में और इस जो है फ्री टाइम में, ओके, जब वर्चुअल क्लासेस चल रहे हैं और मेरे पास बहुत टाइम है एज ए यंगस्टर, इसको मैं कैसे पॉजिटिव यूज कर सकता हूं, इसमें यूटिलाइज कर सकता हूं, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निअमतान मगबूबून फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम लोग जिसको केयरलेस करते हैं, वो है एक नेमत सेहत, हेल्थ, गुड हेल्थ। नौजवानों का जो हेल्थ है उससे अच्छा हेल्थ तो कोई नहीं है माशाल्लाह जी। ओके। और टाइम भी इनके पास सबसे कीमती टाइम है। ये जो नौजवानों को जो तबका जो टाइम को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, बर्बाद किया है इस पेंडेमिक के इस हालत में, और अपने आप को एडिक्ट किया है, अपने आप को डाइवर्ट किया है नेगेटिव जो है चैनल की तरफ, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। ये बहुत बड़ा जो है इस बात की निशानदही कर रहा है कि भाई आने वाले दिन अच्छे नहीं रहेंगे उनके लिए और उनके फैमिली के लिए। तो इंशाल्लाह वक्त अभी गया नहीं है, नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, अवेयर होने की जरूरत है। बस एक दिन, एक लम्हे के अंदर आप अपने आप को बदल सकते हो। ये जो स्पेस जो है इसको सोने, खाने, पीने और सोशल मीडिया पर नेगेटिव यूसेज से आप अपने आप को चेंज करके एक पॉजिटिव उसको एक आप एस्पेक्ट की तरफ इसको आगे बढ़ा सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूं, स्पेशली एजुकेशन, इवन एजुकेशन के अंदर हायर एजुकेशन और ग्रेजुएशन के भी बच्चे आते हैं, ये लोग भी बहुत बड़े पैमाने पे या तो खो रहे हैं या तो पा रहे हैं, लेकिन पाने वालों का तबका और उनका जो है मेजॉरिटी ये लोग नहीं है, ये लोग माइनॉरिटी में है, कमी में। सही बात है जी। बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा शेख, बहुत बहुत शुक्रिया इस इन्फॉर्मेशन के लिए। उम्मीद है कि हमारे वो भाई बहनें भी सुन रहे होंगे शेख को जो फ़िलहाल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए से, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शेख इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए। हम ऑलमोस्ट वो एस्पेक्ट को कवर कर चुके हैं आज के इस एपिसोड में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, दैट इज़ द स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शेख एक ऐसे सवाल को भी मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगा जो कि कंक्लूडिंग एक स्टेज रहेगा हमारे आज के शो का, जिसके बिना शायद हमारे डाउट्स अधूरे रह जाएंगे, और उम्मीद है कि आप एक और बार हमारे घर बैठे दर्शक हजरात को कन्विंस करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। शेख, सवाल ये है, बहुत साफ है सवाल, के स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन रहा है हमेशा जो बच्चों को एक ऐसे स्टाइल में मदद करता था जो कि उनके इंटेलेक्चुअल स्टाइल हो या फिर फिज़िकल फिटनेस हो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज से उनको हेल्प करता था स्कूल, जबकि बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई करते थे। और अभी एजुकेशन चल रहा है घर में ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से। तो
इस गैप को हम कैसे री एस्टैब्लिश कर सकते हैं शेख, यानी कि कैसे हम फिर से यानी कि उसी स्टाइल को अपना सकते हैं जो बच्चे स्कूल जाकर अपने आप को रेडी कर रहे थे, और वो सेम एजुकेशन घर में कैसे हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के जरिए से? मैं क्लियर कर देता हूं बगैर जो है घुमाए फिराए कि ऑनलाइन एजुकेशन, वर्चुअल एजुकेशन, ये फिजिकल एजुकेशन का अल्टरनेट कभी नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। जी जी जी। ओके, स्कूल की जगह ये कभी नहीं ले सकता, जहां तक जो है मानने वालों का मानना है और तहकीक करने वालों का तहकीक है। कभी भी मोबाइल ब्लैक बोर्ड की जगह नहीं ले सकता, बुक की जगह नहीं ले सकता। चाहे कितना भी जबरदस्त आप टैब लेके आओ, कोई कितना भी महंगा आप जो है कंप्यूटर या जो है ये खरीद लो, लेकिन वो किताब की जगह नहीं बन सकता। किताब की अहमियत उसको नहीं दे सकते। ओके, ऑनलाइन में कितना भी आप लेकिन जो उस्ताद और मुअल्लिम और टीचर और फिजिकल एक मेंटर की जगह वो नहीं ले सकता। ओके, ये जो है हम डिलेमा में न रहें, एक जो है ख्यालों में न रहें कि भाई ये वर्चुअल क्लासेस ये आने वाले दिनों में फिजिकल स्कूलिंग को खत्म करने वाले हैं। ये सुभान अल्लाह, ये मुमकिन नहीं है। अगर ये मुमकिन है तो गोया के बहुत सारी चीजों से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को खोना पड़ेगा। जी, यानी कि ये चैलेंज को फेस करने का एक सॉल्यूशन है। जी जी, तो टीचर का, फिजिकल टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ। बुक जो हार्ड जो बुक होता है ना, हार्ड बुक, इस बुक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एग्जैक्टली। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन के जरिए से, जो फिजिकल अप्रोच के जरिए से, जो होलिस्टिक जो डेवलपमेंट जो होता था, जो मेकिंग होता था, जो पर्सनालिटी या उनकी जो है आईक्यू होने दो या उनकी जो है इंटेलेक्चुअलिटी को डेवलपमेंट, जो स्कूल्स जो रोल अदा करते थे, वो हमारे ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं। लेकिन अननोनली, अनवांटेडली, अनएक्सपेक्टेडली, बगैर चाहे हुए हमको ये जिंदगी हम देख रहे हैं, हमको जीना पड़ रहा है। हमने चॉइस नहीं किया है, बाय फोर्स ये पेंडेमिक आया है। सवाल ये है कि भाई इस पेंडेमिक में अपने बुनियादी अखलाक को, अपनी इंटेलिजेंसी को, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को, अपने जो है एजुकेशन को, अपने जो है लर्निंग प्रोसेस को खोना नहीं, इंशाअल्लाह। जी, मैं बोलता हूं कि इसमें दो तरह की मैं एक कैटेगरी करता हूं। ये जो पेंडेमिक के इस सिचुएशन में दो ऑप्शन है आपके पास एज ए स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन, कि भाई आपका जो फाउंडेशन जो था पहले, चाहे वो एजुकेशन बेस हो या इंफॉर्मेशन बेस हो या क्रिएटिविटी बेस हो या प्रोडक्टिविटी बेस हो, कम से कम इसको बाकी रखो, जो था वैसा ही रहने दो। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा आप कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। उसको कम होने मत दो बस। जी जी जी, एज इट इज, अगर आपने उसको सेव किया तब भी आप विनर हैं। लेकिन मैं बोलूंगा आगे बढ़ो, कोशिश करो इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करने का और इंप्रूवमेंट करने का। इट इज पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है। जी जी जी, इसको एक्सीलेंसी में ला सकते हैं आप। ये डिपेंड करता है कि आप पर, आपके माँ बाप पर, आपके माहौल पर, आपकी फिक्र पर और आपके जो है डेस्टिनेशन पर। जी जी, ठीक है, देखिए आपने जो सवाल किया, मैं समझता हूं कि ये आखिरी सवाल भी है आपका। जी जी जी, गैप किस तरीके से फुलफिल करना है, ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन और फिजिकल में जो गैपिंग जो हो गया, स्कूल से बच्चे वंचित हो रहे हैं, महरूम हो रहे हैं, दूर हैं। देखिए, गैप तो फुलफिल नहीं होगा, कोई चीज फुलफिल नहीं कर सकती। फुलफिलिंग वही है, जब बच्चे आएंगे तो ही हम फुलफिल करेंगे। ओके, लेकिन अभी हम स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, बस सिर्फ हम बेस पे काम करेंगे, हम बुनियाद पे काम करेंगे। वो शेक नहीं होने देंगे उसको वीक होने नहीं देंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरा कि ये कोरोना वायरस क्यों आया और कब जाएगा, ये नहीं मालूम किसी को। एक इंसान होने के नाते जो मैंने जो पढ़ा लिखा है, दुनिया जिस तरीके से एक ग्लोबल
ग्लोबल वार्मिंग की तरफ या ग्लोबल वार्निंग की तरफ। ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं बल्कि ग्लोबल वार्निंग है ये निताज। जी ये जो है ना, मैं समझता हूं, मुझे डर है, ये अफसोस है, इस तरीके के परेशानियां आने वाले दिनों में भी आ सकते हैं। ला कद्दर अल्लाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमें सबको बचाए इससे, आमीन आमीन। जी लेकिन आ सकते हैं। क्योंकि आप एनवायरमेंट पे अगर आप ये करेंगे, आप जो है आप अगर दुनिया जिस तरीके से जा रही है डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के पीछे होकर, रिसोर्सेस जो नेचुरल रिसोर्सेस हमारे वीक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो क्या बोलते हैं कि स्पीशीज और जो है जानदार चीजें, ओके, इस दुनिया में जो रहने वाले ऑलरेडी मर चुके हैं बहुत सारे, जिसको हम शायद देखे नहीं थे लेकिन वो वजूद खो चुके हैं एनवायरमेंट की खराबी की वजह से। जी अब ये आहिस्ता 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 इतना एनवायरमेंट खराब हो रहा है, इंसान को भी अब तक ऐसी बीमारियां जो नहीं सुने थे, नहीं देखे थे, वो बीमारियां भी आने के चांसेस हैं। जी 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 सही बात है। तो अनसर्टनिटी बोलते हैं ना, ये अनसर्टनिटी यानी कि मैं सोचा नहीं था, समझा नहीं तो हो गया, गैर मुतवक्का, ऐसे हालात इसके बाद भी आ सकते हैं। हमें उसके लिए तैयार रहना है। सबसे बड़ा जरिया उसको तैयार रहने का हमारा ईमान, इंशाअल्लाह। जी हमारा तकवा, हमारा ताल्लुक अल्लाह से। हमें दुनिया में अल्लाह ने क्यों बनाया, किस मकसद के लिए बनाया। ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। जी दुनिया में कोई हमेशा से नहीं रहा। जी फिरौन ने अपने आप को भगवान होने का दावा किया, लेकिन उसको भी मरना पड़ा। सही बात है। उसने अल्लाह का इनकार किया, लेकिन मौत का इनकार फिरौन ने भी नहीं किया। ओके, अगर हम ये तमाम डिवाइन या जो अल्लाह उसके रसूल के तालीमात को सामने रखकर अपने आप को तरबियत देंगे, मैं समझता हूं कि आने वाले हर अल्लाह की आजमाइश में हम खड़े उतरे। ठीक है, इंशाअल्लाह। जी शेख। और ये जो लेसन जो हमें इसमें मिलते हैं, आखिर में यही बोलूंगा, पेंडेमिक ने जो हमें जो सिखाया है, इसको आने वाली जिंदगी में अप्लाई करें। मैं एक छोटी बात बोलता हूं, मौत, डेथ। यार कोई खानदान ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई न मरा हो, कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जो नहीं मरा। हाँ। यानी कि मौत को मानते थे कि मौत है, लेकिन मौत कभी भी आ सकती है, शायद इसको उतना नहीं मानते थे जितना मौत को मानते थे। जी हाँ जी। जबकि दोनों भी एक दूसरे के बराबर है। हाँ हाँ। जैसे मरना हक है, वैसा ही मौत का कभी भी आना हक है। मौत पर तो हमारा ईमान था, लेकिन कभी भी मर सकते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि उस पर हमारा ईमान नहीं था, लेकिन पेंडेमिक ने, कोरोना ने हमें सिखाया कि तुम कभी भी मर सकते हो। ओके, मौत को कीन ऑब्जर्वेशन किया हम लोगों ने, बहुत करीब से देखा, हमारे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने, जवानों ने देखा। जी जी जी। तो इस दुनिया को अपनी हकीकी आमाजगाह, हकीकी जगह मत समझे। कितना भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़े तो दुनिया की इस जमीनी जिंदगी को हम जन्नत नहीं बना सकते। जन्नत तो हमें हमारे आमाल के बुनियाद पर मरने के बाद ही मिलेगी। जी ठीक है, तो खैर बहुत सारी बातें हो गई। ये जो है पेंडेमिक को हम किस तरीके से प्लानिंग के साथ एजुकेशन को आगे लेके जाना है और इससे क्या इबरत हासिल करना है, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, किस तरीके से हमें अपने अपने जिम्मेदारियों को निभाना है, बहुत सारी बातें हो गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख, बहुत ही प्यारे अंदाज से आप हमें आज समझाए। एक बहुत ही एक हेल्दी डिस्कशन रहा। ये मेरे और आपके बीच में ही नहीं, बल्कि आपके और हमारे घर बैठे दर्शक हजरात जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हों, ये हम सभी के बीच में एक डिस्कशन रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे हमारे दिमाग में जिसके बारे में हम बार बार सोचते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस एपिसोड के ज़रिए से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाए होंगे और उम्मीद है कि आप ऐसे टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह। भले ही ये एपिसोड बहुत ही लेंदी हुआ हो, लेकिन बेशक
जितने भी लोग इसे देखेंगे इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और हमारा ये अपील है आप सभी लोगों से कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें ख़ास करके, क्योंकि अभी तक जितने भी डिस्कशन चले इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सपोर्टिंग देम इंशाअल्लाह। शेख, मैं NM प्रोडक्शंस और यू चैनल की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने हमें वक्त दिया और इतने अच्छे टॉपिक के लिए हमें हमारे डाउट्स को मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख, हमेशा आपका सपोर्ट हमारे साथ रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों भी आप हमारा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक और बार आज के इस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा पैगाम दें हमारे घर बैठे दर्शक हजरात को, दैट इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ एकेडमिक वर्सेस पैंडमिक, दैट इज़ ऑन एजुकेशन। जी शेख, क्या कहना चाहेंगे मुख्तसर अंदाज में? जी देखो, मुख्तसर यही है कि इंसान पहचाना जाता है दो टाइम में, जी, एक खुशी में और एक गमी में। ओके, हम पेंडेमिक की सिचुएशन में कोरोना हो या ना हो, जी, हम लोग गम में हैं, हम परेशान हैं। ओके, यही असल आजमाइश है। यहीं पे आपको अल्लाह देखना चाहता है कि तुम किस हद तक अपने ड्यूटीज को निभा रहे हो, चाहे वो पेरेंट होकर, चाहे वो टीचर होकर, चाहे वो स्कूल एस्टैब्लिशर होकर, चाहे वो स्टूडेंट होकर। तो होप के ये सारी चीजें हमें बनाएंगी, हमें मेक करेंगी, इंशाअल्लाह, और आने वाले चैलेंजेस को हमें कॉप अप करने वाला और उससे लड़ने वाला बनाएंगी हमें, और हमें अंदर से मजबूत करेगी। और इंशाअल्लाह ताला जो भी तकलीफें जिन लोगों को पहुंची हैं, अल्लाह ताला उनको उसके जरिए से उनके गुनाहों को माफ करेगा, उनके दर्जात को बुलंद करेगा। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आमीन, शुक्रन, बारकल्लाहु फीक शेख। सो डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों, ये थे हमारे आज के गेस्ट शेख अब्दुल लतीफ़ मदनी साहब। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और उम्मीद ये भी है कि आप सभी लोगों को तक इस एपिसोड को, इस लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी के हेल्थ की हिफाजत करें, हमारे बच्चों के एजुकेशन को प्रिजर्व करें इंशाअल्लाह। और मैं एक और बार हमारे गेस्ट शेख अब्दुल लतीफ़ मदनी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैरा। शुक्रान शुक्रान। जी शेख, बारकल्लाहु फीक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह आने वाले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक और एपिसोड में, एक और टॉपिक के साथ, एक और गेस्ट के साथ इंशाअल्लाह। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।